गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा वो देखिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? सच रिएक्शंस whose rate depends on first power of molar concentration of reactant is known as first order reaction। क्लियर है? क्या कहा मैंने? सच रिएक्शंस whose rate depends on first power of मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। तो यहाँ डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन आएगी सच रिएक्शंस whose rate depends on first power of molar concentration of reactants are known as first order reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो कहलाती है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, अपन यहाँ कह देंगे सर जैसे ए से प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो इसकी रेट आएगी वो रेट इक्वल प्रोपोर्शनल होगी किसके? ए की पावर 1 के। क्लियर? तो यहाँ जो रेट आएगी, रेट को आप चाहें तो माइनस डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी से। क्लियर? ये बराबर होगा आपके किसके? K1 भाई समानुपात प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? K1 इंटू ए की पावर 1। क्लियर? ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? इसकी जो रेट है इस फर्स्ट ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फर्स्ट पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो इक्वेशन 1 जो है आपका, इक्वेशन 1 क्लियर है यहाँ तक? अब अपन यहाँ पे बात करें इनकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल रेट इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? डिफरेंशियल और इंटीग्रल रेट इक्वेशन की। तो यहाँ पे क्या आएगा वो देखिएगा कैसे आएगा। तो अपन यहाँ बात करें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट। क्लियर? ए से प्रोडक्ट है, तो यहाँ t बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो a मोल पर लीटर है, a मोल पर लीटर है, और प्रोडक्ट 0 है। लेकिन t बराबर t पर इसका x पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना रह गया? a माइनस एक्स रह गया, और प्रोडक्ट कितना बन गया? x बन गया। तो यहाँ जो रेट आएगी आपके, रेट मतलब dx बाई dt, ये जो होगा वो ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो? a माइनस एक्स। ए की कंसंट्रेशन क्या है? a माइनस एक्स है, तो ये हो गया a माइनस एक्स। क्लियर? ये हो गई समीकरण नंबर ए, या इसको आप 2 कह दीजिए। तो समीकरण जो 2 है आपके, इक्वेशन जो 2 है आपके, इक्वेशन 2 कहलाती है आपके differential rate equation for first order reaction।
क्या कहलाएगी आपके, आपने कह दिया इक्वेशन 2 इज नॉन एज differential rate equation for first order reaction. ओके, क्या कहलाती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इंटीग्रल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा आप क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 इंटू डी टी, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है, लिख सकते हैं ना भाई। तो इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर ऐसा कर दें, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये dx बाई a माइनस एक्स बराबर k1 और dt। क्लियर, ये आएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो गया यहाँ पर ln x में क्या है आपके a माइनस एक्स है, और जब यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे अपन, -1 होगा बराबर k1 इंटू टी और प्लस c आएगा। ये इक्वेशन 4 दे दिया आपने। क्लियर, तो जो यहाँ पर c है वो कहलाता है आपके इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये c क्या है आपका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर, अब हम आगे देखें, यहाँ पर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो अपन ने यहाँ कह दिया c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, क्या है सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आप यहाँ देखें, अपन बात करें t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर जो अपन यहाँ पे देखें, तो यहाँ अपन ने लिया था कि सर t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। क्या थी भाई, x की वैल्यू 0 थी। तो अपन यहाँ कह दें कि सर एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में वैल्यू रखिए। यहाँ पे क्या था, माइनस ln मतलब log बेस e, a माइनस एक्स था तो a बच जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दी बराबर k1t, t की वैल्यू 0 तो वो 0 हो गई बराबर c। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 से c की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 में। तो मैंने यहाँ कहा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, 4 और 5 पे अपन आएंगे। तो यहाँ पे क्या था, माइनस ln a माइनस एक्स था इक्वल टू k1t और प्लस log c था। तो c की जगह पे क्या रख देंगे अपन, c की जगह पे अपन रख देंगे क्या आपका, c की जगह पे रख देंगे अपन माइनस ln a। क्लियर, इस ln a को इधर ले आइए आप। क्लियर, इस ln a को उठा के आप इधर ले आइए। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1t हो जाएगा। ओके, तो k1t बराबर क्या हो गया, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b हो जाता है। तो क्या हो गया, ln a अपॉन a माइनस एक्स हो गया है। क्लियर, तो यहाँ पे जो k1 आएगा वो k1 कितना आएगा, 1 अपॉन t इंटू ln a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए ये तो था log बेस e में, किस में था ये, तो log बेस e में। आप इसको इक्वेशन 6 दे दीजिए, तो इसका ग्राफ बनेगा तो आगे काम आएगा। अब इसको अगर अपन को log बेस 10 में बदलना है
तो log बेस e को जब log बेस 10 में बदला जाता है तो अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 हो गया a, और ये क्या हो गया, a अपॉन a माइनस x हो गया। ओके, क्या हो गया ये, a अपॉन a माइनस x हो गया। क्लियर? तो ये हो गया a अपॉन a माइनस x। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका a अपॉन a माइनस x। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और जो इक्वेशन नंबर 7 है आपके, ये कहलाती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो मैंने कह दिया यहाँ पर कि सर इक्वेशन 4, क्या कहा अपन ने, इक्वेशन 7 इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ये इक्वेशन नंबर 7 आई है, ये इक्वेशन नंबर 7 जो है वो कहलाती है आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। क्लियर? अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें, दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको दूसरी फॉर्म में, वो देखिएगा आप। ठीक है ना भाई? तो दूसरी फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मान लिया कि t बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हमने मान लिया कि इफ a इक्वल्स टू हो गया C0, C0 का मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे a माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया CT। कितना हो गया ये, CT। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें कहाँ, इस इक्वेशन नंबर 6 में। ये जो यहाँ पे आई है ना आपके इक्वेशन नंबर 6, इसमें वैल्यू पुट कर दें अपन। क्लियर? किसकी, a और a माइनस एक्स की जगह पे। a को तो हमने क्या मान लिया, a को तो मान लिया C0, और a माइनस एक्स हो गया CT। क्लियर? तो यहाँ पे था K1T इज इक्वल्स टू ln, a था तो a तो हो गया C0 और नीचे हो गया CT। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CT को ऊपर ले जा रहा हूँ, C0 को नीचे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 6 करा है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन C0 को, इन दोनों को ऊपर ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना भाई। तो ये क्या हो गया, ln CT अपॉन C0 इक्वल्स टू माइनस K1T। क्लियर? अब यहाँ पे CT अपॉन C0। क्लियर? क्या लिया अपन ने, CT अपॉन C0। तो अपन क्या हटा रहे हैं, लॉग हटा रहे हैं, तो e की पावर चल जाएगा, ये चला गया e की पावर माइनस K1 इंटू T। तो CT बराबर हो गया आपके C0 इंटू e की पावर माइनस K1T। ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। ये दूसरी फॉर्म आ गई उसी की, जो इक्वेशन नंबर 7 था उसका फॉर्म आ गया इक्वेशन नंबर 8। क्लियर? और जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये क्या कहलाती है आपके, ये कहलाएगी विलहेल्मी इक्वेशन। क्या कहलाएगी, विलहेल्मी इक्वेशन। तो अपन यहाँ कहते हैं इक्वेशन नंबर 8 इज विलहेल्मी इक्वेशन। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो आपने इक्वेशन नंबर 7 लिखी थी, क्लियर, उस इक्वेशन नंबर 7 का ही एक फॉर्म है। ये जो आपने इक्वेशन नंबर 7 लिखी, इसका ही एक फॉर्म है इक्वेशन नंबर 8, जिसको हमने कहा विलहेल्मी इक्वेशन। क्या कहा इसको मैंने, विलहेल्मी इक्वेशन का। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन?
क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया इंटीग्रल रेट इक्वेशन, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपन बात करें, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं इसका, वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है सबसे पहला? यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, क्लियर। तो देखो आपने वहां पर जब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ी थी तो फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला था K1 इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स था। ओके, अब यहाँ पे अपन बात कर लें सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स टू कितना है? 1 है, और n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो K1 बराबर ये क्या हो गया? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, और 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और किसी की पावर जीरो आती है तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? K1 बराबर बचा सेकेंड इनवर्स। क्या बचा? K1 बराबर सेकेंड इनवर्स बचा, क्लियर। तो ये आ गया K1 बराबर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो है आपके सेकेंड इनवर्स। ओके, क्या है वो? सेकेंड इनवर्स है। अब हम यहाँ पे बात करें, अगले उसकी, क्लियर, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड आ रहा है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम सबसे पहले देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो इक्वेशन ली अपन ने वो इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं अपन। इक्वेशन सेकंड में क्या था आप देखो यहाँ पर, है ना। इक्वेशन सेकंड में क्या था अपन यहाँ पर देखें, इक्वेशन सेकंड में क्या था? इक्वेशन सेकंड में dx बाई dt मतलब रेट इक्वल्स टू K1 इंटू ए माइनस एक्स था, और a माइनस एक्स को हमने क्या कहा? अगर इसको अपन लिखना चाहें तो ये a बराबर तो a माना जाता है और a माइनस एक्स बराबर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये क्या था? dx बाई dt इक्वल्स टू K1 इंटू ए माइनस एक्स था इक्वेशन 2 से, क्लियर। तो यहाँ पे अपन बात करें इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से बात करें अपन तो इक्वेशन 2 में क्या आएगा आपके वो देखिएगा, क्लियर। तो अपन ने यहाँ बात किया फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 बराबर है रेट में क्या आता है? dx बाई dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए माइनस एक्स, क्लियर। क्या है भाई? K1 इंटू ए माइनस एक्स, क्लियर। और a माइनस एक्स को अपन a मान लें, क्लियर। यहाँ पे दो चीज़ मान लें, a बराबर तो हो गया a नोट और a माइनस एक्स हो गया a। तो a माइनस एक्स a नोट तो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और a है आपके फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसको अपन यूँ भी लिख सकते थे
बराबर K1 इंटू ए। क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये क्या हो गया, ये y बराबर mx का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले ली रेट। क्लियर। अब आप रेट में चाहें तो वो यहाँ पे लिख सकता है क्या, आपके dx/dt भी लिख सकता है, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे आपने ले ली कंसंट्रेशन, मतलब कैपिटल A ले लिया, या यहाँ पे ले लिया आपने, एक ही जगह क्या लिख सकता है वो a-x। मैं दोनों ग्राफ एक साथ ही बना रहा हूँ। क्लियर है। तो ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, c की वैल्यू नहीं है, और c की वैल्यू नहीं है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ओरिजिन से। किससे जाएगी ये स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से जाएगी। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु से जाएगी। किससे जाएगी, मूल बिंदु से। क्लियर। अब अपन यहाँ पर देखें जब इसका स्लोप आएगा तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ कि स्लोप क्या है इसका, तो स्लोप होता है आपका m कितना है, K1 है, तो स्लोप हो गया आपके K1। कितना हो गया स्लोप, K1 हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई टेंशन है तो आप बताइए। क्लियर। अब यहाँ पे अपन दूसरा ग्राफ बनाना चाहें, अपन यहाँ पर दूसरा ग्राफ बनाना चाहें तो दूसरा ग्राफ कैसे आएगा वो देखिएगा। क्लियर। और दूसरा ग्राफ कैसे आएगा वो देख रहे हैं अपन। क्लियर है। तो सेकंड ग्राफ बनाएंगे अपन किसमें, इक्वेशन नंबर लास्ट वाले में। किसमें बनाएंगे, इक्वेशन लास्ट वाले में। तो जैसे आपने लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, लास्ट इक्वेशन आई थी K1 बराबर 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। कितना आया था, A माइनस एक्स। ये क्या थी आपकी इक्वेशन नंबर 7 थी। क्लियर। तो हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या आ गया, log A अपॉन A माइनस एक्स इक्वल्स टू K1T अपॉन 2.303। क्लियर। अब इसको अपन लॉग को खोल लें इसका, और जब लॉग खोलेंगे अपन तो कितना आएगा, ये log A माइनस log A माइनस एक्स इक्वल्स टू K1T अपॉन 2.303। क्लियर। कितना आ गया, 2.303। अब इसको थोड़ा फॉर्म में लिख लें अपन, log A माइनस एक्स को दूसरी साइड ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया log A माइनस एक्स बराबर, इधर log A बचा, क्या बचा भाई, log A, और इसको इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा K1T अपॉन 2.303। तो ये तो हो गया आपके कौन सा फॉर्म हो गया, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हो गया। y बराबर माइनस का mx आ रहा है और ये c हो गया। क्लियर। और जब ये c हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ यदि अपन स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ खींचे इसका, किस किस में ग्राफ आएगा, यहाँ पर आपने ग्राफ ले लिया, किस किस में आएगा, यहाँ तो ले लिया बाई एक्सिस पे, तो आपने ले लिया log A माइनस एक्स, ओके, और यहाँ ले लिया आपने T। क्लियर। तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या है, नेगेटिव टेंजेंट वाला है। क्लियर है, नेगेटिव स्लोप वाला है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप आ गया ऐसे। क्लियर। तो ये जो है इसका क्या है, इंटरसेप्ट है, कितना आ रहा है, log A आ रहा है। क्लियर। और जो इसका स्लोप आएगा वो स्लोप कितना आएगा, क्लियर, इसका जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आएगा माइनस m है, और m की वैल्यू है माइनस K1 अपॉन 2.303। ये इसके m की वैल्यू आ गई। अब बोलिए अगर ये ग्राफ आया कि नहीं आया। क्लियर। अरे क्लियर है। अब देखो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं इसकी, है ना,
अब ये वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना चाहें अपन, कौन सी इक्वेशन के लिए? इस वाली के लिए। क्लियर? तो ग्राफ कैसे आएगा वो देखिएगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, इसका कैसे आएगा वो देखें, है ना। ग्राफ कैसे आएगा? अपन ने क्या ले ली इक्वेशन, log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1t अपॉन 2.303। तो ये अगर मैं इसको बाई मान लूँ तो ये हो गया mx। अब यहाँ पे c नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। तो इसका ग्राफ बनाएं अपन, इसका ग्राफ बनाएं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, इधर तो आएगा आपके लॉग, क्या आएगा, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? और इधर आएगा आपके t, क्या आएगा इधर? t आएगा। क्लियर? और t आएगा तो यहाँ ये जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन है, विदाउट c है। तो कहाँ से आएगी? ओरिजिन से। ओरिजिन से आएगी तो ऐसे आ गई। क्लियर? इसका जो स्लॉप आएगा, क्या आएगा इसका? स्लॉप जो आएगा वो स्लॉप कितना हो गया इसका? m है, और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? k1 अपॉन 2.303। तो यहाँ पे जो स्लॉप आया वो स्लॉप आएगा k1 अपॉन 2.303। अब बोलिए ग्राफ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई टेंशन है? चलो फिर अपन यहाँ बात करें कि हमें और ग्राफ बनाने हो तो ये मेन तो ये 3 ग्राफ हैं। क्लियर? अब आता है इसका टी हाफ। क्या आता है इसका? टी हाफ। तो अपन यहाँ बात करें हाफ लाइफ टाइम की, कि हाफ लाइफ टाइम क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या कहा मैंने? हाफ लाइफ टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ पे अपन बात करें हाफ लाइफ टाइम की, कितना आएगा? तो देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं 2 टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, हाफ लाइफ टाइम मतलब टी हाफ। तो टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ का मतलब होता है द टाइम in which the concentration of reactant become half of its initial concentration। क्या कहलाता है वो? टी हाफ कहलाता है। क्या बोला मैंने? the time in which the concentration of reactant become half of its initial concentration are known as half lifetime। clear? तो यहाँ पे अपन ने कह दिया the time in which concentration of reactant become half of its initial concentration is known as half life time। clear? It is represented by टी हाफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? टी हाफ से करते हैं। क्लियर? तो अपन यहाँ कहते हैं कि सर एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, क्लियर, एट टी इक्वल्स टू टी हाफ एक्स बिकम हाफ, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? अब यहाँ पे आप देखिएगा, आपने फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा था वो क्या लिखा था? k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t
इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करें, t की वैल्यू t½ रख दें, तो k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन ये हमने यहाँ पे रख दिया क्या, t½ तो ये रखा अपन ने t½ क्लियर, इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है आपके, a/2 है, तो नीचे क्या बचा है, a/2 बचा, क्या बचा नीचे, a/2 बचा, और a/2 बचेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो t½ को तो अपन इधर ले आए, कहाँ ले आए भाई, t½ को तो ऊपर ले आए, तो यहाँ पे t½ को तो इधर ले आए अपन, बराबर कितना बच गया, 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग, ऊपर तो a बचा और a में से a/2 गया तो नीचे a/2 बचेगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, a से a कट गया, क्लियर, क्या कट गया भाई, a से a कट गया, तो यहाँ पर t½ बराबर क्या बचा, वो देखिएगा, t½ बराबर बचा 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 बचा, तो लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2.303 अपॉन k1 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30 और 10, और लॉग 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो t½ कितना आ गया आपके, 2 कितना आ गया, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन आएगा 0.693 अपॉन k1, ये आ गया आपके t½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या आ गया भाई, t½ इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है, 0.693 अपॉन k1, क्लियर, कितना हो गया, 0.693 अपॉन k1 हो गया। तो यहाँ पर देखें t½ में कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही, तो अपन कह सकते हैं सो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन do not depends on initial concentration of reactants, क्लियर, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, कोई कंफ्यूजन, अगर मैं यहाँ इनका ग्राफ बनाना चाहूँ, क्लियर है, किस किस में, इनिशियल कंसंट्रेशन में और t½ में, तो यहाँ जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इनिशियल कंसंट्रेशन और t½ में, तो मैंने इधर ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन और इधर ले लिया t½ क्लियर, तो ये ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्लियर है, मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्लियर, ये है आपके t½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर, क्या है आपके t½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमसे पूछ ले अगला पॉइंट जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या आता है आपके, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि भाई एवरेज लाइफ कितनी होती है, तो यहाँ पे अपन बात करें एवरेज लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, तो आप यहाँ देखिएगा क्या आएगा, वो देखिएगा, एवरेज लाइफ होती है आपके t एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1, ये आता है, क्लियर, क्या आता है, 1 अपॉन k1, और 1 अपॉन k1 अभी आपने पढ़ा था, क्लियर है, आपने पढ़ा था सिंस t½ इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन k1, तो k1 इक्वल्स टू हो गया 0.693 अपॉन t½ क्लियर, इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, t एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक k1 अपॉन 0.693, सॉरी k1 की वैल्यू रख दी,
K1 की वैल्यू कितनी रखी है आपने, यहाँ पर K1 की वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, 0.693 अपॉन T हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T हाफ अपॉन 0.693। ये क्या है आपका, T हाफ है अपॉन 0.693। तो जो T एवरेज आएगा वो आएगा आपके 1.44 इंटू T हाफ। क्लियर, क्या हो गया, इंटू T हाफ। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये है एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जब भी एवरेज लाइफ निकालनी है तो क्या होता है, 1/k होता है वो। क्लियर, ये है एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, अब लास्ट एंड फाइनल चीज बच गई, वो है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है आपके, देखो इनको नाम सही से याद करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in aqueous solution, in aqueous solution। ओके, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन क्या हो रहा है इसका, एक्वस सॉल्यूशन पे डीकम्पोजिशन क्या होएगा, वो देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा आपके H2O2 इक्वल्स टू, किस में डिकम्पोज होगा, H2O प्लस हाफ ऑफ O2 में डिकम्पोज हो गया। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो इसकी रेट आएगी वो रेट कितनी है, K1 इंटू H2O2। क्या है भाई रेट, K1 इंटू H2O2। क्लियर, क्या आ रही है, K1 इंटू H2O2। कोई कन्फ्यूजन, तो ये आ गया आपके K1 इक्वल्स टू H2 और O2। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो सेकंड एग्जाम्पल आपने ले लिया यहाँ पर, क्या है सेकंड एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस क्या होगा उसकी हम बात करें, एस्टर का। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना, जैसे आपने कहा CH3COO C2H5 प्लस H2O किस मीडियम में, एसिडिक में है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके CH3COOH प्लस C2H5 और OH। क्लियर, ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो इसकी रेट है वो रेट बराबर क्या थी, K1 इंटू CH3COO C2H5। यहाँ वाटर नहीं आता इसके इक्वेशन में। क्लियर, तो यहाँ ऑर्डर कितनी है इसकी, फर्स्ट है, तो ये कहलाएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, अब हम यहाँ पे बात करें थर्ड एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले, लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। क्लियर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। क्लियर, तो ये पढ़ा था आपने लास्ट एग्जाम्पल। तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में क्या था कि शुगर का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा C12H22O11 और प्लस H2O। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया H प्लस, तो ये क्या देगा
ये देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है इक्विमोलर मिक्सचर में C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये तो हो गया आपका सुक्रोज, क्लियर। और ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। ओके, तो यहाँ जो रेट आएगी वो रेट कितनी आएगी, ये आएगी K1 इंटू, केवल शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, वाटर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई आपके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आ गई आपके 1, क्लियर। कितनी आ गई आपके 1। और एग्जांपल ले लें आप, और एग्जांपल है आपके डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, क्या आएगा, अमोनियम नाइट्रेट, क्लियर। तो हमने फोर्थ ले लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट लेना है अपन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये आएगा रिएक्शन वो क्या आएगी आपके, वो रिएक्शन आएगी आपके NH4NO2 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 2H2O। तो यहाँ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कौन सा, थर्मल है। तो मैंने यहाँ पे थर्मल लगा दिया। तो यहाँ जो रेट आएगी आपके, वो रेट कितनी आएगी, K1 इंटू, यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, ये NH4NO2 पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है आपके 1 है, क्या है आपके 1 है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। और लेना चाहें आप तो और ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है आप लेना चाहें तो ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएज़ो डेरिवेटिव्स। क्या कहा मैंने, जो अगला एग्जाम्पल है वो अपन ने ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल है, 5th है 6th है, 5th होना चाहिए। क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएज़ो डेरिवेटिव्स, डाईएज़ो डेरिवेटिव्स। ओके, अब इनका हाइड्रोलिसिस करें अपन डाईएज़ो डेरिवेटिव का। डाईएज़ो का मतलब है कि इनमें N2 आएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया C6H5N2Cl, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड ले लिया, क्लियर। इसका हाइड्रोलिसिस कराया अपन ने तो H2O ले लिया यहाँ पर। तो क्या बनेगा, ये बनाएगा आपके फिनॉल C6H5OH और प्लस बनेगा N2 और प्लस बनेगा HCl, क्लियर। तो इसकी भी रेट केवल और केवल डाईएज़ो पर ही डिपेंड करती है। रेट बराबर आ गया K1 C6H5N2Cl। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है आपके फर्स्ट, क्लियर। अब हम बात करें 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल क्या है वो देखिएगा। तो 6th एग्जाम्पल है आपका ऑल द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, क्लियर। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, दैट इज जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, मैंने कह दिया दैट इज ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। ये है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ये खत्म हुआ काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, आज के मैं अपने गांव आया हुआ था तो बोर्ड पे आपको वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने ये वाला तरीका अपनाया। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।